अहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिली में से किसी एक का वारिस हो, मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झलक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने का तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कांच दौड़ाते, महंगे क्लब में जाते, मगर अहान की लाइफ में 3 चीज़ आम थी। पहली चीज़ बेइज्जती, दूसरी चीज़ बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज़ बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगे होटल में अपनी बीवी सनाया को टसन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक ड्यूट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठे सारे रईस जादा के सीने पे सांप लौटेगा। अहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगा के कसकर दबा लिया और नींद की घुमारियों में जैसे ही उसने पीलो को अपनी बाहों में दबाया कि तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा, जिससे अहान चौंक कर उठ बैठा। अहान आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही अहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी सनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या बात है जीजा जी, फ़ोन नहीं उठा रहे हो आप? जवाब में अहान ने कहा, नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फ़ोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी अहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हो? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपये भी देगा, उसमें से 1 पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी अहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कोई चोरी की नहीं है और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। इस पर शगुन की तंज भरी आवाज़ आई, अरे जीजा जी, आप ये बात कब समझोगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जाता है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मुझे घर पर पहुँच जाइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फ़ोन काट दिया। अहान अपने मोबाइल को इस तरह घूरकर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनुष्य चीज़ हो। जल्द ही अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़े थे अहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी साथ यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ लंबी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं घर कैसे जाऊँगी। इस पर यामिनी जी की मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करा दूंगी। वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूँ, घर तो जाना ही है। जमानी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस वो नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा।
आहन उस तरफ से निकला ही था, यामिनी जी की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने आहन को पुकारा, अरे सुनो आहन, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी जी ये काम मत। दामाद से यामिनी जी की उनकी बात बीच में काट कर बोली, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मज़ा आता है। किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहन के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे यह सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी और को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी आहन ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। उसके इतना ही कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहन को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्लीव दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने आहन का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दी। आहन सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। ना चाहते हुए भी आहन को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी जी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहन उसकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी सनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए सहना क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू कहकर आहन बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी सनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हो। यह मैसेज पढ़ते ही आहन के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब सी हो गई। आज पहली बार सनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही थी उसकी ज़िंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। सनाया का चेहरा देखे बिना आहन को चैन नहीं आता था और उसके बस में हो तो सनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते ही आहन मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया है सनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो ना हो, मगर आपको ज़रूर याद होगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। इतना सोचकर आहन ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहन को एक फूलों की दुकान दिखाई। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए आहन ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास बैंक जाने के लिए। इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, सनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और फिर उस पैसों से आहन ने सनाया के लिए फूलों का वो बुके। जैसे ही आहन वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नज़र घूरकर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ़ करना डियर आंटी एंड सासू माँ, उसके चरणों को प्रणाम, मगर सनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर आहन ने वो सैंडल उठाया और पास के झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं संभाल रहा था कि आज वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहाँ पहुँचते ही आहन तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से आहन टकरा गया, जिससे आहन के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो सनाया का क्लाइंट था, जो अभी अभी सनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो आहन पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और इस टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बंदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नज़र नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने तले कुचल के बाहर निकल आए।
आहान ने अपना सर झुकाया, उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका। उधर सनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नज़ारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए सनाया बस आहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी आहान की नज़र सनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और सनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। और वो सनाया के केबिन में दाखिल हो गया। सनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दे को गिरा दिया। वो सनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पूछते हुए बोला, अब जाने भी दो न सनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और उसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी सनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से। आहन को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से सनाया की तरफ देखते रह गया। तभी सनाया आगे बोली, पति नहीं मेरे पापों की सजा है। आप मेरे लिए आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई है और उस गलती की सज़ा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। आंखों में आंसू लिए सनाया ने आगे कहा, जरा जहाँ भी जाती हो आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर सनाया केबिन के बाहर निकल गई। आहन उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर सनाया ने कहा, और ये सब क्या है? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो। सनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से सनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहन के सामने ही सनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। आहन ने एक नज़र अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब आहन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए आहन खुद से ही बोला, कोई बात नहीं सनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत है। मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझे ज़रूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। कहते हुए वो अपनी बाइक पर जा बैठा। तभी आहन के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी काले रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहन उसे देखकर ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद आहन को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी आहन के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपयों का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभालें। आखिर कौन है ये आदमी? आहन के साथ सनाया का इस बर्ताव का क्या कारण है? क्या है आहन की कहानी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।